मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। कल जो हमने चर्चा की थी स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में, स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में आर्टिकल 19 से लगा करके 22 तक संपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में हमने चर्चा की आपसे। अब आर्टिकल 22 में जो हमने पढ़ा गिरफ्तारी से संरक्षण, लेकिन कुछ मामलों के अंदर विद्यार्थियों गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त नहीं है। कोई विशेष कानून हो या फिर विशेष कानून के अलावा हम कह सकते हैं कि भाई निवारक नजरबंदी हो, ऐसे मामलों के अंदर किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी से संरक्षण प्राप्त नहीं है। तो ऐसे कौन से निवारक निरोध अधिनियम हैं, उन निवारक निरोध अधिनियमों के बारे में हम चर्चा करेंगे, जिसमें सबसे पहली आज हमारी चर्चा रहेगी विद्यार्थियों निवारक नजरबंदी। निवारक नजरबंदी कई बार पूछा जा सकता है विद्यार्थियों, निवारक नजरबंदी क्या है, इसके बारे में समझेंगे। डियर स्टूडेंट, सबसे पहले हमें यह जानना है कि निवारक नजरबंदी है क्या। निवारक नजरबंदी है क्या? देखिए, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार क्यों किया जाता है कि भाई उसने कोई अपराध किया होगा, ठीक है ना। और निवारक नजरबंदी में किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उसने कोई अपराध किया है, इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि वो अपराध करने वाला है या देश की सुरक्षा या कानून व्यवस्था को खतरा उत्पन्न होने वाला है इन व्यक्ति से, इसलिए उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है। तो निवारक नजरबंदी अपराधों को रोकने, अपराधी को रोकने या अपराध निरोध का एक कानून है, ताकि अपराध करने से पहले ही उनको रोक दिया जाए ताकि कानून व्यवस्था बिगड़े नहीं। निवारक नजरबंदी किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता, इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उसने कोई अपराध किया है, कि उसने कोई अपराध किया है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया जाता है, इसलिए गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है कि वह कोई अपराध करने वाला है या कानून व्यवस्था बिगड़ने का या अपराध को रोकने या कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से अपराध निरोध व कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से, कानून व्यवस्था बिगड़ने के डर से किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, गिरफ्तार किया जाता है।
प्यारे विद्यार्थियों, निवारक नजरबंदी एक मौलिक अधिकारों के विपरीत है, असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए, समाज हित के लिए, अपराधियों पर दबाव के लिए, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए इस निवारक नजरबंदी का प्रयोग किया जाता है। उस व्यक्ति ने कोई अपराध किया नहीं है, किसी व्यक्ति को इसलिए गिरफ्तार नहीं किया जाता कि उसने कोई अपराध किया है, बल्कि इसलिए गिरफ्तार किया जाता है कि वो कोई अपराध करने वाला है। या सरकारें भी भोपागिरी करने लग जाती है कि भाई तूने अपराध किया नहीं, हो सकता है तो अपराध करेगा। यानी कहीं कहीं इसका राजनीतिक दुरुपयोग भी शुरू हो जाता है। निवारक नजरबंदी के तहत सरकारें अपनी मन मर्जी से विपक्षी या सरकार के विरोध आवाज को बुलंद करने वाले लोगों को इस निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जाता है। जैसा कि विद्यार्थियों, इंदिरा गांधी ने जो जून 1975 के अंदर इमरजेंसी लागू की आंतरिक अशांति के नाम पर, उस आंतरिक अशांति के नाम पर लागू की गई निवारक नजरबंदी के तहत व्यापक पैमाने पर विद्यार्थियों निवारक नजरबंदी का प्रयोग किया गया और विपक्षी नेताओं को चुन चुन करके जेल के अंदर डाला गया, उसे नजरबंद किया गया और गिरफ्तारी का कोई कारण नहीं बताया गया। तो यहां पर आप जो गिरफ्तारी से संरक्षण है वो प्राप्त नहीं है। अब बंदी को न तो अपराध का कारण जानने का हक है, गिरफ्तार क्यों किया जा रहा है वो कारण जानने का हक भी नहीं है, कानूनी सहायता प्राप्त करने का हक भी नहीं है, और 24 आवर के अंदर कोर्ट के समक्ष, न्यायालय के समक्ष, जो सक्षम न्यायालय उनके समक्ष पेश किया जाए ये भी जरूरी नहीं है। तो हमने देखा 22 जो आर्टिकल है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उनका जो है व्यापक पैमाने पर निवारक नजरबंदी के द्वारा दुरुपयोग किया जाता है। इनकी अधिकतम जो समय है 3 माह। किसी व्यक्ति को अधिकतम 3 माह के लिए निवारक नजरबंदी के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। 3 माह के बाद समिति की सिफारिश और कोर्ट ये प्रमाणित कर दे या कोर्ट ये कह दे कि हाँ बंदी बनाने का इनका कारण उचित था, इन्हें और बंदी बनाया रखा जा सकता है, तो अवधि को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अधिकतम अवधि जो है कितनी है? 3 माह है। 3 माह तक ही किसी व्यक्ति को निवारक नजरबंदी के तहत एक बार गिरफ्तार किया जा सकता है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये अपराध को रोकना या अपराध निरोध, अपराध को कैसे रोके, अपराध बढ़े उनसे पहले इस असामाजिक तत्वों को रोक दें, इनके लिए व्यवस्था की गई है। हालांकि ये अपवादित भाग है विद्यार्थियों, इस पे सबसे ज्यादा बहस जो है हमारे संविधान सभा के अंदर इन आर्टिकल 22 को लेकर के सबसे ज्यादा बहस हुई। यहां तक कि भीमराव अंबेडकर को भी कहना पड़ा कि ये एक सरकार को तानाशाही शक्तियां प्रदान करता है। तो इस प्रकार आर्टिकल 22 को लेकर के संविधान में सबसे ज्यादा बहस हुई। तो ये निवारक नजरबंदी है, इनका प्रयोग सरकारें जो हैं कई बार अपनी हितों के लिए राजनीतिक शक्तियों का दुरुपयोग करके इनका करती है उपयोग। दूसरी बात जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जिसको बोलते हैं एनएसए, नेशनल सेफ्टी एक्ट, एनएसए, नेशनल सेफ्टी एक्ट या राष्ट्रीय सुरक्षा कानून।
प्यारे विद्यार्थियों, दिसंबर 1980 को एक राष्ट्रपति ने अध्यादेश के द्वारा ये राष्ट्र का लागू किया, जो आगे जाकर के कानूनी रूप में कन्वर्ट हो गया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। क्या है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून? सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा, राष्ट्र की सुरक्षा के लिए असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लागू किया जा सकता है और किसी व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार किया जा सकता है। किस पे लागू होता है रसूखा? सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा, सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा को रोकने, राष्ट्र की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के विरोध एनएसए, नेशनल सेफ्टी एक्ट का प्रयोग किया जाता है। प्यारे विद्यार्थियों, नेशनल सेफ्टी एक्ट जो है अभी हाल ही में काफी चर्चा में है। उत्तर प्रदेश सरकार ने, यूपी गवर्नमेंट ने, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये राष्ट्रसभा जमात के लोग जो एक तो स्वेच्छा से सामने नहीं आ रहे हैं कोरोना के अंतर्गत, जिनकी वजह से कोरोना काफी व्यापक पैमाने पर उत्तर प्रदेश में फैला, और साथ साथ में इन लोगों की खोज के लिए जब पुलिस बल और चिकित्सा टीम जाती है तो वहां पर हमले किए गए, और ऐसे लोगों को सबक सिखाने के लिए वहां की सरकार ने उन लोगों को राष्ट्रसभा के तहत गिरफ्तार किया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए लागू कर दिया। एनएसए एक सख्त कानून है और इस एनएसए को 1984 में एनएसए को अधिक सख्त बनाया गया, अधिक सख्त बनाया गया। किसको? एनएसए को। क्या व्यवस्था की गई कि एनएसए के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को समयावधि पूरी होने के बावजूद भी गिरफ्तारी में ही रखा जाएगा जब तक अगला आदेश नहीं आ जाए, जब तक अगला आदेश पारित नहीं हो जाए। समय अवधि समाप्त हो गई, अगला आदेश आया नहीं है, तब तक भी उनको जेल में रखा जाएगा, गिरफ्तारी रखा जाएगा। ये 1984 के तहत जो है इस एनएसए के अंदर और अधिक का इनको सख्त बनाया गया। दूसरा प्रावधान यह किया गया कि न्यायालय एनएसए की अलग अलग धाराओं के तहत जो केस दर्ज किए गए हैं उन सभी धाराओं पर विचार करेगा। उन सभी धाराओं पर विचार करने के बाद ही कोई निर्णय देगा, ताकि जो है
गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को सख्त सजा मिल सके। तो इस प्रकार से राष्ट्रीय सुरक्षा कानून विद्यार्थियों जो है एक सख्त कानून है जो दिसंबर 1980 में बना। सांप्रदायिकता, जातीय हिंसा को रोकने, राष्ट्र की सुरक्षा तथा कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए असामाजिक तत्वों के विरोध विद्यार्थियों एनएसए का प्रयोग किया जाता है। 1984 में एनएसए को और अधिक सख्त बनाया गया ताकि इन असामाजिक तत्वों पर रोक लगाई जा सकते। इसी प्रकार जो वर्तमान के अंदर यूपी गवर्नमेंट ने किया ताकि ऐसे असामाजिक तत्वों पर अधिक शिकंजा कसा जा सके ताकि ये चिकित्सा टीम और पुलिस पर हमला नहीं करे और समाज के अंदर एक ऐसा संदेश जाए कि ये कोरोना वॉरियर्स जो हैं हमारे हितों के लिए हमें जांच के लिए लेके जा रहे हैं, उनमें उनका कोई हित नहीं है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये एनएसए जो है राष्ट्रीय सुरक्षा कानून जो है ये भी एक निवारक निरोध अधिनियम है जिसमें कहीं कहीं मूल अधिकार संविधान व लोकतंत्र के लिए विपरीत हम कह सकते हैं। दूसरी बात है विद्यार्थियों इसी के अंदर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंदर एक और है गैर कानूनी गतिविधियां। गैर कानूनी गतिविधियां, गैर कानूनी गतिविधियां निरोध अधिनियम। गैर कानूनी गतिविधियां निरोध अधिनियम ये अधिनियम 2004 में लागू हुआ। प्यारे विद्यार्थियों 2002 के अंदर जब एनडीए गवर्नमेंट ने पोटा कानून लागू किया तो जब 2004 के अंदर एनडीए गवर्नमेंट की जगह यूपीए गवर्नमेंट आई तो पोटा कानून को समाप्त कर दिया। अब पोटा कानून को समाप्त तो कर दिया लेकिन इन आतंकवादी गतिविधियों पर कानून कैसे आतंकवादी गतिविधियों पर अंकुश कैसे लगाए इसके लिए भी किसी कानून की जरूरत होगी। तो आतंकवादी गतिविधियों पर और गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने आतंकवादी गतिविधियों आतंकवादी व गैर कानूनी गतिविधियों को रोकने के लिए दो 2004 में ये कानून लाया गया। ये कानून लाया गया। अब आपने फोटो समाप्त कर दिया तो फिर आतंकवादी और गैर कानूनी गतिविधियों को कैसे रोकेंगे? इनके लिए जो है गैर कानूनी गतिविधियां निरोध अधिनियम 2004 लागू किया। राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत एक और बात है विद्यार्थियों 1974 में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित भी इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के अंतर्गत आर्थिक सुरक्षा को भी शामिल किया गया। 1974 में एक कानून है जो इस राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से संबंधित ही है, वो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित था। उसके अंतर्गत तस्करी को रोकना और विदेशी व्यापार के अंदर धोखाधड़ी करना, इनके लिए जो है 1974 में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित बात भी थी। तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून से मिलती जुलती बात है, उन पे भी ऐसा ही एनएसए लागू होगा। आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो 1974 में आर्थिक सुरक्षा से संबंधित ये कानून बना था, हालांकि जो एनएसए है वो दिसंबर 1980 में बना। तो इसी प्रकार गैर कानूनी गतिविधियां जो हैं, जैसे आतंकवादी गतिविधियां हैं और गैर कानूनी कोई गतिविधियां कर रहा है, असामाजिक तत्व है, उनको रोकने के लिए
2004 के अंदर ये कानून लाया गया, गैर कानूनी गतिविधि निरोध अधिनियम। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये है हमारे निवारक निरोध अधिनियम। कैसे हैं? निवारक निरोध अधिनियम है जो अपराधों को रोकने, असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण करने के लिए महत्वपूर्ण है। अब इनका अगर मूल्यांकन किया जाए, निवारक निरोध अधिनियमों का मूल्यांकन, निवारक निरोध अधिनियमों का मूल्यांकन, इवैल्यूएशन अगर किया जाए निवारक निरोध अधिनियमों का, तो हमारे सामने ये बातें उभर करके सामने आती है कि निवारक निरोध अधिनियम गैर संवैधानिक है, गैर लोकतांत्रिक है, लोगों के मूल अधिकारों के विपरीत है। निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम, अधिनियमों का मूल्यांकन। अगर निवारक निरोध अधिनियमों का मूल्यांकन किया जाए तो ये कह सकते हैं गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक, मौलिक अधिकारों के विपरीत, मौलिक अधिकारों के विपरीत है। लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने व अपराधों पर रोक के लिए, अपराधों पर रोक के लिए आवश्यक है। निवारक निरोध अधिनियम में यह आरोप लगाया जाता है कि गैर संवैधानिक है। संविधान में ऐसी व्यवस्था नहीं होती किसी को बिना कारण बताए गिरफ्तार कर लो, जब मर्जी हो तब तक उन्हें बंदी बनाए रखो, ठीक है ना, कोर्ट के सामने पेश करो ही मत। तो ये गैर संवैधानिक है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है, ये तो एक डिक्टेटरशिप बन जाती है गवर्नमेंट, जिस प्रकार से 1975 के अंदर इमरजेंसी के समय लागू हुई। फंडामेंटल राइट, मौलिक अधिकारों के बिल्कुल विपरीत है और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और अपराधों पर नियंत्रण के लिए आवश्यक भी है। कई बार यह भी आरोप लगाया जाता है कि सरकार इसमें तनाशा बन जाती है, इसका राजनीतिक दुरुपयोग होता है, पॉलिटिकल पावर का दुरुपयोग होता है। और जो विपक्षी हैं, जो विरोधी विचारधारा के लोग हैं, उन्हें सरकार जो सत्ता में होती है, वो राजनीतिक दल जो सत्ता में होता है, वो चुन चुन करके ऐसे विरोधी विचारधारा वाले व्यक्तियों के ऊपर ऐसे निरोधक कानून लागू करता है ताकि विरोधी गतिविधियों का गला घोंटा जा सके। तो ये सरकार को तानाशाही शक्तियां प्रदान करता है। तो इन मामले में अगर देखा जाए विद्यार्थियों, तो ये गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक, मौलिक अधिकारों के विपरीत, कानूनी व्यवस्था बनाए रखने व अपराधों पर रोक के लिए आवश्यक तो है, लेकिन आवश्यक होने के बावजूद भी इनका कम से कम प्रयोग होना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, गोपालन बनाम मद्रास राज्यवाद, मद्रास राज्यवाद, इसमें पतंजलि शास्त्री ने कहा, इस बात के अंदर पतंजलि शास्त्री ने क्या कहा था कि ये गैर कानूनी, गैर लोकतांत्रिक, गैर संवैधानिक है, लेकिन असामाजिक या सामाजिक
की रक्षा करता है। यानी पतंजलि शास्त्री ने क्या कहा, निवारक निरोध अधिनियम, निवारक निरोध अधिनियम गैर संवैधानिक, अलोकतांत्रिक, होने के बावजूद समाज विरोधी तत्वों पर प्रतिबंध लगाता है, तत्वों पर प्रतिबंध लगाता है तथा नवजात लोकतंत्र की रक्षा करता है। बहुत ही बढ़िया बात कही कि निवारक निरोध अधिनियम वैसे तो गैर संवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है, इसके बावजूद भी ये समाज विरोधी तत्व जो हैं इन पर प्रतिबंध लगाता है। और साथ साथ में ये नवजात लोकतंत्र इंडिया जैसे देशों के अंदर है, जो विकासशील देश है, वहां पे जो अभी डेमोक्रेसी पनप रही है, नवजात स्थिति में है, उन नवजात स्थिति वाले लोकतंत्र की रक्षा करने का काम कौन करता है, ये निवारक निरोध जैसे अधिनियम करते हैं। नहीं तो असामाजिक तत्वों को कोई डर ही नहीं रहेगा, उन्हें पता है कि कानूनी प्रक्रिया बहुत लंबी चौड़ी है, कोर्ट में जाएंगे, वहां से बढ़िया वकील कर लेंगे, निकलने का कोई रास्ता अपना लेंगे, हमें कोई इस प्रकार से गिरफ्तार नहीं कर सकता, और ये प्रक्रिया बहुत लंबी है, तब तक जो है हम ये अपराध कर लेते हैं या ये दुरुपयोग कर लेते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इन विकासशील देशों के अंदर जहां पर लोकतंत्र जो है अभी बना है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में स्थापित हुआ है, तो ये एक नवजात स्थिति वाले लोकतंत्र है। यहाँ तो अभी तक मैच्योरिटी आई नहीं है। अमेरिका, ब्रिटेन जैसे लोकतंत्र है, वैसे ये लोकतांत्रिक देशों में इतनी मैच्योरिटी है नहीं डेमोक्रेसी के अंदर, क्योंकि आप देख सकते हो भारत और पाकिस्तान एक ही साथ आजाद हुए। पाकिस्तान के अंदर कितनी बार लोकतंत्र बना और बिगड़ा, कितनी बार वहां पे सैनिक शासन लागू हुआ, तो सैनिक विद्रोह हुए, सैन्य प्रमुख ने तख्ता पलट कर दिया सत्ता का और सत्ता पर कब्जा कर लिया। तो इस प्रकार से अगर ये जो डेमोक्रेसी जहां पर नवजात स्थिति के अंदर है, नवजात लोकतंत्र है, वहां पर ऐसे कानून लागू करना जरूरी है ताकि कोई भी व्यक्ति कानून हाथ में लेने की हिम्मत नहीं करे, और अगर करता है तो उन्हें निवारक नजरबंदी के तहत या निवारक निरोध अधिनियम के तहत भी कुछ समय के लिए गिरफ्तार रखा जा सकता है। तो इन प्रक्रिया के अंतर्गत पतंजलि ने ये सही बात कही कि हाँ, ये जरूरी, हम ये मानते हैं कि भाई ये लोकतंत्र देश के लिए सही नहीं है, संविधान के लिए भी ठीक नहीं है, समाज विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए बहुत जरूरी हो गया है ताकि समाज विरोधी तत्वों पर प्रतिबंध लगाया जा सके। और भारत जैसे देशों के अंदर जहां पे लोकतंत्र जो है नवजात स्थिति में है, उन नवजात स्थिति वाले लोकतंत्र की रक्षा की जा सके। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, ये निवारक निरोध अधिनियमों का हमने क्या पढ़ा, मूल्यांकन पढ़ा। तो ये बात करें तो निवारक निरोध अधिनियम हमारे लिए आवश्यक भी हैं और इनकी क्या सकते हैं आलोचनाएं भी हैं। बाकी जो हैं नेक्स्ट अगली क्लास में